वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। के माध्यम से दो चीजें मुख्यतः कर रहे हैं। एक तो ये कि जो युवा पीढ़ी है, अगर उनको हम भारत के जो संस्कार है उसको दे सके, जो भारत का गौरव है उसको बता सके, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दूसरों की मदद करना, विनय, ये सब हमारे गुण थे जो हमें बताया जाता था बचपन में। हमें विनयी होना चाहिए, विद्या ददाति विनयम, आपके पास जितना विद्या है, जितनी विद्या है उसके मुताबिक आपको विनय होना चाहिए। आपको याद होगा हम लोग को बचपन में सिखाते थे लोग कि पेड़ में जितने भी फल होते हैं उस उतना ही वो झुकता है। ये सब चीजें हमें सिखाई जाती थी। तो इस तरीके के संस्कार हम कोशिश करते हैं बच्चों को बताएं। दूसरी चीज जो हम कर रहे हैं वो है कि उन यंग लोगों को हम ट्रेनिंग के द्वारा, पढ़ाने के द्वारा, उनको नई चीजों से अवगत कराने के द्वारा, जैसे आज हम कर रहे हैं उस तरीके से हमने दूसरे सेमिनार किए हैं। जैसे एग्रीकल्चर पर किया है, बच्चे IIT में कैसे जाए उस पर किया है, IAS में कैसे जाए उस तरीके से किया है, फौज में कैसे जाए उस तरीके से, सभी चीजों से, ताकि उनको बताएं भी, क्योंकि बहुत से रूरल बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें बाहर है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको पता नहीं जर्नलिज्म क्या होता है, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब नई नई नौकरी के साधन हैं जो उनको पता नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनका दिमाग उस तरीके से खोलें कि केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, सरकार सबको नौकरी नहीं दे पाएगी। 147 करोड़ लोगों को कहां से सरकार दे पाएगी? इसलिए प्राइवेट कंपनी जो हैं और उनमें नौकरियां बहुत अच्छी हैं, बहुत से पैसे उसमें मिलते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ये बताएं कि ये भी एक रास्ता है जीवन को बनाने का और अच्छा रास्ता है। तो ये दो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, या तो भारत का जो सांस्कृतिक गौरव है उसको बताएं, और दूसरा उनके लिए उन रास्तों को बताएं जिससे वो अपना जीवन अच्छा कर सकें, अच्छा बना सकें। ये हम लोगों का उद्देश्य है। शिव कुमार जी, आप और कुछ सोच रहे हैं? सो गुड इवनिंग सब लोग। इसको स्लाइड को इस मोड में कर दो ना, स्लाइड शो व्यू में। श्योर सर। So good evening everyone. Myself Anand Radhiyar. So पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी में सर। कोशिश हिंदी में। ठीक है। So सबसे पहले हम लोग एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को समझना चाहिए कि +2 के बाद का जो एक कैरियर का जिस समय ऑप्शन आता है उस समय हम लोग एक 5 ईयर कोर्स को, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, क्लैट, BA + LLB या BBA या BCom BSc और सारे कोर्सेज में के साथ भी मैचअप कर जाता है। सो हम लोग सोचते हैं कि एक बार के लिए कि क्लैट क्या है, एंड बिकॉज सो कॉल्ड एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि लोकल लॉ कॉलेजेस जो हैं वो उतने अच्छे रिजल्ट्स और उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, या ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी रीजन से। तो उसके कारण 1987 के आसपास में पहला एक लॉ स्कूल खुला था, NLS IU Bangalore, which is so called NLS. So वहां पे उससे पहला एक NLU का कंसेप्ट आया था, एंड लेटर ऑन दैट हैज डेवलप्ड इनटू क्लैट, कि बहुत सारे जब NLUs खुलने लगे, आज के डेट में 24 NLUs हैं। सो पहला दिमाग में एक आता है कि क्लैट क्या है और क्या करना चाहिए।
सो पहला तो चीज है कि क्लैट जो है उसमें 24 कॉलेजेस हैं और अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं जो कि इसके स्कोर को कंसीडर करते हैं कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, ऑल इंडिया बेसिस पे टेस्ट है। सो इसको एक कंसीडर किया जाता है कि आप इसको अगर दिए हैं तो दूसरे टेस्ट को या लोकल कॉलेज के एग्जामिनेशन को आप स्किप कर सकते हैं। ईयरली बेसिस पे ये एग्जाम कंडक्ट होती है दिसंबर मंथ में, एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से स्टार्ट हो जाता है एनरोलमेंट एंड टिल नवंबर तक इसका लास्ट डेट रहता है। बट इन लास्ट 2-3 ईयर, मोस्टली पोस्ट कोविड, ये एग्जामिनेशन जो है दिसंबर में होने लगी है। पहले ये मई के मंथ में होती थी, मई या जून के मंथ में, एंड रिजल्ट जो है वो विद इन 15 to 20 डेज में आ जाता है। सो मोस्टली बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि श्योरिटी नहीं रहता है कि कोई दूसरे कोर्स में, क्योंकि आज के डेट में अब ऐसा हो गया है कि डीयू भी जो है वो परसेंटेज बेसिस पे नहीं लेता है। सो पीपल ट्राई कि कोई एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि क्रैक किया हुआ हो एंड एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी का नाम साथ में टैगलाइन के जैसा एड ऑन हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि बीइंग इन क्लास 12th आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो कंसोर्टियम बना हुआ है वो पहले क्लैट था कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सो दैट वाज कि रोटेशनल बेसिस पे पहले एग्जामिनेशन होते थे जो कि कंडक्ट कराए जाते थे किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू। लाइक पहले एनएलएस कराया, देन फिर हैदराबाद, देन एनयूजेएस। सो दिस वाज द सीक्वेंस, बट नाउ देयर इज अ कंसोर्टियम व्हिच हैज बीन गवर्निंग बॉडी, और उनके अंडर में ये सारे एनएलयूज जो हैं वो इनरोल होते हैं, एंड देन इनके एग्जामिनेशन या इनके जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो सारे नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के जैसा। आनंद जी, आप जो कह रहे हैं वो बहुत से बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम थोड़ा सा उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। कंसोर्टियम का मतलब समूह, राइट? ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक समूह है जो कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट करता है ताकि आप किसी भी कॉलेज, लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकें। यही कहना चाहते हैं ना? जी 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 जी। एक समूह है, ये एक कमिटी बनी हुई है सारे कॉलेजेस की, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, करीब करीब सभी कॉलेजेस की, सारे तो शायद नहीं होंगे लेकिन करीब करीब सभी कॉलेजेस की। और उसमें अगर आप इम्तहान दीजिएगा 12वीं के बाद तो आपका एडमिशन हो सकता है उन यूनिवर्सिटीज में। इसीलिए बना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी नहीं लेके एक जगह से हो और पूरे यूनिवर्सिटीज के लिए वो मान्य हो, इसीलिए इसकी स्थापना की गई है। कंसोर्टियम कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि वो समूह है, एक मीटिंग है, समझ लो। जैसे डिस्टर्ब करना पड़ा थोड़ा, ये हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड जो है उसको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि लोग समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। जी जी जी। तो मैं एक बार पहले फिर से वहां पे दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो कंसोर्टियम है वो, जैसा सर ने बताया कि समूह, तो यहाँ पे ये जो लोगो है, जहां पे मेरा कर्सर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे है कर्सर। कर्सर तो नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, सो ऑन द टॉप ऑफ ये राइट हैंड साइड टॉप पे जो एक क्लैट का जो ये लोगो है, ये मैंने लोगो को ही कॉपी किया है। सो क्लैट के लोगो में करीबन 24 यूनिवर्सिटीज जो हैं उस पूरे कंसोर्टियम के अंडर में आते हैं। Whereas NLU दिल्ली, जिसको कि NLU D भी कहा जाता है, वो AILET के थ्रू लिया जाता है, उसका एग्जामिनेशन अलग होता है। और जब क्लैट अगर आप देखिएगा तो क्लैट जो है वो 2 तरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है, दैट इज अंडर ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। सो 2 तरह के एग्जामिनेशन इसके थ्रू नेशनल लेवल पे ये कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें कि जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि 22 से 24 यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज और एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं जो कि इनको कंसीडर करते हैं, इनके रिजल्ट, इनके जो स्कोर कार्ड होते हैं उसको। एंड
पेन दोनों भी जो भी एग्जाम होगा, या तो वो पीजी का हो या वो अंडर ग्रेजुएशन का हो, सो वो दोनों भी जो है वो पेन पेपर बेस्ड रहेगा और सारा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको जाकर के ओएमआर सीट को कलर करके आना है। सो पहले मैं अंडर ग्रेजुएट को कवर कर लेता हूँ एंड देन फिर आई मूव टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड उसके फायदे। सो पहला चीज आता है एग्जामिनेशन सोच करके कि क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो टिल आई थिंक 2017 तक का ये बात है, जिस समय की एज का कंसीडर किया जाता था, दैट वाज अराउंड 19 ईयर और 20 ईयर्स, बट आफ्टर दैट अपर एज लिमिट जो है उसको हटा दिया गया, जिसके कारण से अब एज लिमिटेशन जो है वो नहीं है कि सो एंड सो एज के ही लोग वहां पे वो एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं, इवन फॉर द अंडर ग्रेजुएट्स। मिनिमम मार्क्स, सो +2 में पहला चीज आ जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो देर इज नो इशू अबाउट द सब्जेक्ट, वेदर यू आर मीन्स कॉमर्स स्टूडेंट, आर्ट्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट, everyone is open for writing this examination। तो आप किसी भी ब्रांच के भी हैं, आप एग्जाम लिख सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो है वो 45% होना चाहिए या 40% होना चाहिए एज पर द रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अब अगर देखा जाए तो सारे बच्चे आई थिंक जो भी +2 के लेवल पे रहते हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो अगर एक इंटरेस्ट है किसी को जो लीगल सेक्टर में आने का, तो उसके कारण उसके लिए ये एग्जामिनेशन काफी इजी है। सो सब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं यूजी का, तो अंडर ग्रेजुएट में जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन एज पेन एंड पेपर बेस्ड है एंड सारे लोगों के लिए ओपन है। तो सब्जेक्ट भी जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है। इट इज नॉट लाइक समथिंग कि सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करना है या सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट पे फोकस करना है या सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सो एक ऐसा जहाँ पे कि सारे बच्चों को एकोमोडेट किया जा सके, सो इट इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। सो पहला सब्जेक्ट होता है जो पूरा सिलेबस रहेगा क्वेश्चन पेपर को बाइफरकेट करने पे, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, विच इज इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। सो एक एक करके एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन को हम लोग चेक करते हैं, तो वो 20% वेटेज होल्ड करता है पूरे एग्जामिनेशन में। सो 20% ऑफ 120 क्वेश्चंस, सो अराउंड 24 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं हाथ में। 24 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला चीज होता है कि किस तरह का इंग्लिश। तो मोस्टली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, क्योंकि उनसे जीके के एंड करंट अफेयर के लिए भी प्रिपरेशन हो जाता है एंड एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पैराग्राफ्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर से या न्यूज आर्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जिस समय इंग्लिश में पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली देयर इज नो अदर वे ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ कि हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में लिख लिया जाए। सो इंग्लिश ही एक लैंग्वेज है। सो इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहता है जिसमें कि आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि लेंदी क्वेश्चन कभी कभी रहते हैं एंड कभी जो है वो थोड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं। सो बहुत बार जिस समय लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं तो मेजरली वो क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस को, सो दैट कि आपका जनरल अवेयरनेस एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश को रीड एंड अंडरस्टैंड करने की क्षमता को चेक किया जा सके। सेकेंड पार्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग एक बेसिक क्वेश्चन रहता है जिसमें कि फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस
सो ये सारे आपके जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पे 20% मार्क्स वो होल्ड करता है पेपर में। वेरएज मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 10th के लेवल पे रहेगा। क्लास 10th के लेवल पे इन द सेंस कि आपको बेसिक अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटीज, ज्योमेट्री, इन सब का आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि एंड इन दैट आल्सो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन जहाँ पे कि आपको लगेगा कि ये बहुत इजी होता है या मॉडरेट लेवल पे रहेगा, कि आप कुछ क्वेश्चन के लिए आप पेन एंड पेपर को यूज कर रहे हैं, कुछ के लिए आपको आप नॉर्मली बना सकते हैं फॉर्मूला को पुट इन करके, तो उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। बट देयर विल बी सम क्वेश्चन कि जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा हम लोगों को जरूरत है कि हाँ ठीक है, ये वाला एरिया को पता होना चाहिए, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो कि एलिमेंट्री मैथ्स होता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी सिंपल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि फैमिली ट्री पे आप क्वेश्चन रहेगा कि रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होगा कि इफ सो एंड सो इज सो एंड सो, तो उसको किस तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अदर देन दैट जो मेजर पार्ट होता है विच इज लीगल रीजनिंग एंड जीके, तो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, सो जीके एंड करंट अफेयर यहाँ पे लिखने के पीछे रीजन ये है कि मेजरली क्वेश्चन जो आते हैं वो जुलाई से लेकर के नेक्स्ट जुलाई तक के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स में, विच इज 1 साल के, वो आपको रिलेट किए जाते हैं करंट अफेयर में। वेरएज जीके जो है उनको कंसीडर किया जाता है 1 साल के पहले वाले भी क्वेश्चंस। सो अब करंट अफेयर्स के लिए एक तो मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, या नहीं तो मैगजीन आर्टिकल्स हो गए हैं, कुछ जजमेंट्स हो जाते हैं, उन सारे को, सो दैट कि आप एक लीगल वर्ड्स को आप समझ पाएं और लीगल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लाइक सारे जॉब सर्कल्स का एक अलग अलग वर्ल्ड होता है, जहाँ पे कि उनके एरिया में क्या बात हो रही है, उस एरिया में क्या ग्रोथ हो रहा है, उसको लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। सो लीगल एरिया में अगर आपको ट्रैक करना है तो बेसिक जजमेंट्स का कि नया क्या जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, इस तरह के जो बेसिक जीके होते हैं और बेसिक लीगल एरिया होते हैं, उनको टच करना होगा। उनको लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि इंग्लिश के लिए भी इजी होता है, जीके के लिए भी रिफ्रेशिंग रहता है, एंड लीगल अंडरस्टैंडिंग को भी एक बनाता है। सो दीज आर बेसिक मटेरियल कि आप 10th लेवल के बुक्स को अरेंज करें, सो दैट कि आप मैथ को चेक कर पाएं। लीगल अवेयरनेस एक रखें, विच इज लाइक कि कुछ जजमेंट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होते हैं, लाइक देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग लीगल एप्टीट्यूड एंड बेसिक सब्जेक्ट्स को अगर कंफाइन करते हैं, इन 5 सब्जेक्ट को निकालने के लिए अगर हम लोग एक कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स निकालते हैं कि क्या है, तो इंग्लिश के लिए एक निकल के आता है कि आपको बेसिक इंग्लिश पता होना चाहिए पढ़ करके अंडरस्टैंड करने के लिए। सो उसके लिए बेसिक बुक्स आप नहीं सर्च कर सकते हैं, सो दैट आप सबसे इजी वे आउट कर सकते हैं, विच इज की न्यूज़पेपर, लाइक हिंदू न्यूज हो गया, इनके एडिटोरियल्स, या जो मैगजीन्स आते हैं लाइक प्रतियोगिता दर्पण या कंपटीशन रिव्यूज, जो कि इजीली अवेलेबल हैं ऑन मोबाइल ऑल्सो, सो उनको रीड कर सकते हैं, तो उनसे एक वोकैबुलरी जनरेट होता है। एट द सेम टाइम कुछ जजमेंट्स होते हैं जो कि रेफर किए जाएंगे लीगल सेक्शन में, सो उनको आप रीड कर सकते हैं, उससे एक लीगल अंडरस्टैंडिंग एंड लीगल वर्ड के साथ एक्नॉलेजमेंट होता है, जहां पे कि आप एक पहचान पा रहे हैं कुछ लीगल वर्ड्स को। 10th लेवल के मैथ्स के जो बुक्स आते हैं, जिसमें वो बेसिक प्रैक्टिस बुक्स रहते हैं, उनको देखना। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो कंपटीशन वाले सारे मैगजीन्स होते हैं, उसमें वो सारे के सारे लोग पब्लिश करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग मिल जाता है। एंड करंट अफेयर के लिए भी सेम मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर। सो अगर ये सारे बुक अगर आप अरेंज कर सकते हैं, तो यू कैन, आई थिंक कि वन कैन अटेम्प्ट फॉर दोज पेपर।
अगर इंग्लिश उसमें देखेंगे तो एक 12th लेवल का रहता है। लीगल अगर रीजनिंग में देखेंगे तो लीगल रीजनिंग में देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जिसको कि हम लोगों को टच करना चाहिए कि फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगेन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फंडामेंटल राइट क्या है, विच इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक कि अगर 11th-12th के बुक्स को अगर हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को देखते हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, ये सारे एनसीईआरटी के बुक्स के नॉर्म्स होते हैं कि वो फर्स्ट पेज पे ही वो पब्लिश करे। सो इट इज नॉट दैट हार्ड, बट हाँ जनरल रूटीन वर्क कि आप उसको देखें है ना, यू हैव अ क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि वो क्या है, तो वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सो दैट कि आप बेसिक नए नए लॉज को आप समझ पाए। यहाँ पे वो लीगल एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है। यू पीपल मतलब एग्जामिनेशन में ये नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि आप लॉयर हैं या नहीं, लेकिन एक एप्टीट्यूड की अगर ऐसा है तो क्या आप लॉजिकली ऐसा करना चाहिए या नहीं। सो कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ जजमेंट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि टॉर्ट, एक दूसरा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें कि आपको एक बेसिक आइडिया जो कि नॉर्मल प्रैक्टिसेस में हम लोग यूज कर रहे हैं, विच इज कि यू आर नॉट एडल्ट until you are 18, which is a very normal practice कि सब लोगों को पता है। तो सेम प्रैक्टिस है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको एडल्ट होना पड़ेगा, which is 18 year old. So you know, बट हम लोग उसको कभी जानते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किए हैं। सो आर्काइव मोड में वो है, बट है, पता है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों को यूज करना है लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को समझने के लिए। एलिमेंट्री मैथ के लिए सेम 10th तक के बुक्स को एक बार के लिए चेक करना है। लॉजिकल रीजनिंग्स के लिए जो मैगजीन्स आते हैं, मैगजीन भी अगर आप देखिएगा तो मोस्ट अंडररेटेड हम लोग ऑब्वियसली आज के डेट में जो भी यहाँ पे है उनके पास जियो है इन इंडिया। सो अगर जिनके पास भी यहाँ पे जियो है तो सबसे इजी एक तरीका होता है कि जियो का एक न्यूज ऐप आता है वेयर यू कैन फाइंड आउट ऑल दोज मैगजीन्स, ऑल दोज न्यूज़पेपर, जिसमें आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे, जिससे कि आप एक तैयारी कर सकते हैं इन सिलेबस का और एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि क्या कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जा सके। सो अगर आप एग्जाम लिखते हैं अंडर ग्रेजुएट का तो टोटल पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कितना रहेगा, मार्किंग क्या रहेगा। तो देयर विल बी 120 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स। पेन पेपर बेस्ड रहेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आपको जाकर के जो है बबल आउट करना होता है। मीडियम ऑफ पेपर जो है इंग्लिश रहेगा। अभी और लैंग्वेजेस की बात चल रही है ऑब्वियसली, लाइक देयर आर फ्यू सुप्रीम कोर्ट मैटर गोइंग ऑन, जिसमें कि ये भी है कि हिंदी शुड बी वन ऑफ द लैंग्वेज। मार्किंग स्कीम जो है वो पर क्वेश्चन मार्किंग रहता है। सो 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, एंड अगर गलत आंसर रहता है तो -0.25 जो है वो हो जाएगा। सो इफ यू आर स्कोरिंग 1 मार्क और अगर एक गलत आंसर हो रहा है, 2 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 0.75 मार्क्स हुआ। सो इन दैट वे यू विल हैव टू कैलकुलेट अपने मार्क्स को। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के विद इन अ डे और 2 आपके पास जो है वो उसके आंसर सीट क्लैट के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। सो यू कैन फिगर आउट कि आपको क्या मार्क्स आ रहे हैं। अनअटेम्प्टेड पेपर्स जो रहते हैं उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा एज यूजुअल। सेकेंड थिंग जो क्लैट कंडक्ट कराता है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन। सो
in post graduation examination again there is no age limit and minimum marks जो है वो 50% and 45% होने चाहिए as per their reservation category. एंड मेजर पार्ट अगेन यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एक मेजर पार्ट होल्ड करता है पूरे पेपर का, वेयर एज अदर लॉज जब हम लोग उसको बताते हैं सेकंड अदर क्वेश्चंस को, सो दैट होल्ड्स जुरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल, लेबर एंड इंडस्ट्री लॉज. सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स टू फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स के ये सारे पेपर्स होते हैं जो कि क्लैट पीजी के लिए भी पूछे जाते हैं. एंड मेजरली ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनवायरमेंटल लॉज के क्वेश्चन पेपर्स होल्ड करते हैं क्वेश्चन पेपर में. सो सेम पैटर्न रहेगा कि 120 क्वेश्चंस के रहते हैं पूरे पेपर, विच इज एंड फॉर सॉल्विंग दैट आप जो है 2 घंटे का टाइम मिलता है. बबलिंग करना होता है फॉर राइटिंग द आंसर शीट OMR में. क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगा एंड मार्किंग स्कीम विल बी 1 क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर 1 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर पे -0.25. सो दोनों चीजें देने के बाद एक अदर ऑप्शन आता है कि बिकॉज क्लैट इज होल्डिंग पॉइंट इज कि क्लैट इज होल्डिंग ओनली 24 कॉलेजेस का एग्जामिनेशन. जो ग्रुप है वो 24 कॉलेजेस का है, और अगर लिमिटेड सीट्स को भी देखते हैं तो सम अराउंड 3500 सीट्स आते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, एंड सम अराउंड 1000 या 1500 सीट्स आते हैं जो कि पीजी के लिए आते हैं. तो why one should apply for CLAT, either CLAT like मतलब यूजी के लिए भी या पीजी के लिए भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी का एक बार मैं बता देता हूँ. सो करियर ऑप्शन ये है, लाइक आज के डेट में जो डिफेंस सर्विसेज में जो लीगल ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग होती है विच इज लॉ एडवोकेट जनरल, जैग एंट्री जिसको कहा जाता है. सो अगर उसमें ज्वाइनिंग करनी होती है तो वो क्लैट के मार्क्स, पीजी के मार्क्स को वो कंसीडर करते हैं. वेयर एज बहुत सारे पीएसयूज एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो क्लैट के थ्रू होते हैं. अगर आप टॉप 100 सीट्स में रैंकर्स में रहते हैं तो मोस्टली आपको पीएसयूज जो है वो इंटरव्यू कॉल कर लेती है सो दैट कि आप उनके यहाँ पे ज्वाइन कर सकें. Other than that, like after PG, you can join as a legal researcher in any university. जो कि लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बहुत सारे लीगल रिसर्चर्स को हायर करती हैं फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट, तो उसमें ज्वाइनिंग हो सकती है. अगर क्लैट यूजी को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सो क्लैट यूजी में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं क्योंकि 3500 सीट्स हैं एंड दे आर ओनली प्रोवाइडिंग कि NLU का एक टैगलाइन. सो उसके अलावे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं या लोकल कॉलेजेस हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, बट वी आर नॉट, मतलब कि हम लोग अवेयर नहीं है उन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में. सो वो अब क्या करती हैं कि वो एग्जामिनेशन जो है वो इसके थ्रू ले लेती है कि क्लैट के पेपर जो है उनको कंसीडर किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड पेपर है, नेशनल लेवल पेपर है, एंड जिनको भी इतना मार्क्स आया है वो मेरे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, वेदर इट इज यूजी और पीजी. सो इन दैट कंडीशन आप क्या करते हैं कि उन कॉलेजेस को आप रेफर करते हैं अपने सेम क्लैट के मार्क्स के साथ. देयर आर वेरियस कॉलेजेस इन यूपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, देन कर्नाटका स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, एंड देन देर आर फ्यू जो कि क्या बोलते हैं तमिलनाडु में है एंड महाराष्ट्र में है, जो कि क्लैट के मार्क्स को कंसीडर करते हैं कि
and other than those also there are various एग्जामिनेशन जो कि आप लॉ के जैसे पे ही दे सकते हैं, विच आर फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, की आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर कहीं पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि काफी अच्छा एक पुणे में है यूनिवर्सिटी, तो वहां पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां का अलग एग्जामिनेशन होता है. बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है सारे लोगों का सेम होता है, वेदर इट इज AILET विच इज फॉर NLU दिल्ली, या सिम्बियोसिस का जो कि पुणे में है, उनका अगर एग्जामिनेशन पैटर्न वो भी मोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है टू द क्लैट. सो अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट अदर एग्जामिनेशन अगर लॉ पेपर देना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए तो उसके लिए भी आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर रहते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनिवर्सिटीज में आपको एक बेनिफिट मिलता है, अदर देन दैट एक क्लैट PG के साथ में जॉब के एक अपॉर्चुनिटीज को मिलता है. सो दीज आर द बेनिफिट जिसके लिए कि वन शुड कैन राइट द एग्जामिनेशन. अगर वो ऑलरेडी LLB किया हुआ है तो वो PG के लिए, या नहीं तो वन कैन थिंक फॉर द करियर ऑप्शन इन UG कि क्लैट में क्या हो सकता है. whereas NLUs जहाँ पे मिल जाते हैं तो देर आर कि एक सिंसियर एरिया मिल जाता है जो कि यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कंटिन्यू आपका फोकस कर रही होंगी लॉ सब्जेक्ट्स पे, एंड मोस्टली दो सब्जेक्ट्स आर लाइक कि कंटेम्प्रोरी लॉज, जहाँ पे कि आप कमर्शियल लॉज को आप सीखते हैं, एंड एक अच्छा करियर ऑप्शन जो है उसको परस्यू किया जा सकता है like after taking CLAT examination. So that's all, sir. Thank you. क्योंकि आप जिस प्रोफेशन को चुन रहे हैं उसके हिसाब से बहुत बार आपको बहुत सारे लेंदी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं. सो एक सबसे पहला कि आपको रीडिंग एक हैबिट होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को कि 2-3 पैराग्राफ को स्पीड से पढ़ करके समझ सकें. सो उसके लिए आप जो सबसे बेयर मिनिमम कर सकते हैं कि आप क्लास 8 ऑनवर्ड्स अगर आपको ये हैबिट है कि आप न्यूज़पेपर या आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो लाइक आई कैन से कि कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी डन है. क्योंकि वो एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग है किसी भी ग्रामर को अंडरस्टैंड करने का. लाइक आई विल अंडरस्टैंड कि क्लास 12th के स्टूडेंट को बेसिक जो ग्रामर होती है वो पता होती है. तो इन दैट कंडीशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में रहेगा एंड लेंदी पेपर रहता है. लाइक देयर विल बी कि पैराग्राफ पर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ग्रुप में वैसा रहता है. सो इन दैट कंडीशन जो है आपको सबसे पहला चीज है कि वो लेंदी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट गेट टायर्ड ऑफ रीडिंग क्वेश्चन. तो वो जो मैगजीन अब बताए जियो वाला, वो वाला ठीक रहेगा या नॉर्मल मैगजीन लेके पढ़ करके उसका कॉम्प्रिहेंशन? सर मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी जियो वाले में इट इज जस्ट लाइक कि फ्री मैगजीन आपको मिल रहा है, जितने भी मैगजीन हम लोग यूज टू थे घर पे, वेयर इट इज मतलब कि रिलेटेड टू बिजनेस न्यूज, बेसिक जनरल नॉलेज और अदर सब्जेक्ट्स, तो वो सारे बुक्स वहां पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई थिंक लाइक एवरीवन इज हैविंग वन जियो नंबर इन इंडिया इन देयर हाउस. दूसरा ये है कि ये जो आप बोल रहे हैं मैगजीन पढ़ करके ये करने, ये इंग्लिश में ही रहेगा या अभी क्या टाइम लाइन है कि जो एग्जाम वगैरह होगा या लॉ डिपार्टमेंट हिंदी में आएगा? एनी आइडिया? सर अभी तो मतलब कि एक केस है जो कि इस चीज पे ऑलरेडी डील कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि वेदर अदर सब्जेक्ट्स मतलब कि अदर लैंग्वेज शुड बी एडेड और नॉट, कि मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होता है कि अभी इंग्लिश है, अदर देन दैट हिंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोई और सब लैंग्वेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए.
ये अभी पेंडिंग है, बट एज ऑफ नाउ तो सर वो इंग्लिश ही है। तो वो एक चैलेंज रहेगा हमारे बच्चों को कि इंग्लिश में केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ना, बाद में उसको कॉम्प्रिहेंशन करना है। कोर्ट में भी वही कहानी चल रही है अभी तक। यस सर। चलो वो तो हो गया। और किसी कोई प्रश्न है?